फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। ये फाइलम्स क्या है? फ्रॉम पोरिफेरा टू कॉर्डेटा। कहीं कहीं 10 फाइलम्स मिलेंगे, सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा को कंबाइन करके लिखा होता है। एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस, ये वर्म्स हैं जो कीड़े होते हैं। दे आल्सो कम्स अंडर द किंगडम एनिमेलिया। हेलमेंथ का मतलब होता है वर्म्स, ठीक है, और प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट वर्म्स। और ये राउंड वर्म्स, पेट में जो कीड़े होते हैं मैगी की तरह जो दिखाई देते हैं, राउंड वर्म्स बहुत सारे डिसीजेस कॉज करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज नेमेटोड्स। तो कहीं कहीं हो सकता है आपको फाइलम लिखे नेमेटोडा, तो नेमेटोडा फाइलम लिखा हो या स्केलमेंथस लिखा हो, दोस बोथ आर दी सेम। तो एनिमल्स बहुत सारे हैं इस प्लैनेट पर, तो उन एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 11 फाइलम्स, ठीक है, और एक किंगडम है इनका, किंगडम एनिमेलिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया, उसका बेस क्या है? किस बेस पे, किस आधार पे हम उसको 11 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, ये हम पढ़ रहे थे कल। तो फर्स्ट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक आपको याद होगा, मैं फिर भी ओवरव्यू बता देती हूँ। फर्स्ट बेस क्या है जिसकी वजह से हमने इसे डिवाइड किया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, हम इन 11 फाइलम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पॉरीफेरेंस में क्या है, सिलेंट्रेट्स में क्या है, टीनोफोरा में क्या है, वर्म्स कैसे होते हैं, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह, ये सारे किस में आएंगे? आर्थ्रोपोड्स में। मोलस्का, शंख जैसे जो पानी में होते हैं, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, नोटोपोड होती है जैसे कि हम, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे कि किस बेस पे किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इस चैप्टर में आपको करना क्या है। इन 11 फाइलम्स की डिटेल पढ़नी है आपको। पॉरीफेरा में कौन आता है, सिलेंट्रेट्स में कौन आते हैं, वर्म्स में कौन आएंगे, हेमिकॉर्डेट्स कौन है, कॉर्डेट्स। कुछ कुछ नाम से पता लगता है। पोरीफेरा, ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। हेलमेंथिस, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्म्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाएंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स, इनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी जॉइंट लेग्स होते हैं। इंसेक्ट देखा, कॉकरोच को देखा कितनी तेज भागता है, जॉइंटेड लेग्स होती हैं। कॉर्डेट्स में हम लोग आ जाते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स, बैकबोन प्रेजेंट है। कुछ कुछ फीचर्स हमें ऐसे ही पता चलते हैं, ठीक है। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किंगडम को, एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड करने का बेस क्या है। फर्स्ट हमने किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब मल्टी सेल्यूलर हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कभी भी कोई भी एनिमल आपको यूनिसेल्यूलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्यूलर। हो सकता है कि एनिमल्स में सिर्फ सेल्स हो, टिश्यूज ना हो। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है पॉरीफेरा को। आपको यहाँ पे पॉरीफेरा के 2 पॉइंट याद हो जाते हैं कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बॉडी में पोर्स होते हैं इसीलिए स्पंज की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा, इनमें सिर्फ सेल्स होती हैं, टिश्यूज, ऑर्गन ये देखने को नहीं मिलता। ये पहला आपका फाइलम हो गया। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल का मतलब होता है कई बार सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बना देती हैं। तो सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में ऑर्गन्स नहीं होते, सिर्फ टिश्यूज पाए जाते हैं। ये फाइलम 2 और ये फाइलम आपका 3 हो गया। ऑर्गन लेवल, फिर टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन। जब आप प्लेटीहेलमेंथिस पढ़ते हो, वर्म्स पढ़ते हो, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस, तो उसमें ऑर्गन पाए जाते हैं, स्टमक, हार्ट, लंग्स। आप ये देख लो कि प्लेटीहेलमेंथिस से पहले जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, पॉरीफेरन, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, उनमें अंग होते ही नहीं है, सिर्फ टिश्यूज होते हैं। समझ में आया? प्लेटीहेलमेंथिस के बाद ऑर्गन लेवल स्टार्ट होता है, उसके बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में ऑर्गन सिस्टम है। आप प्लीज कॉपी पेन साथ रखो, कुछ तरीके बता दूंगी लर्न करने के, इजिली लर्न हो जाएंगे। अब ये देखो आप, हमने इस चीज से क्या समझा? हमने ये समझा कि 11 फाइलम है, आप उनके नाम तो याद कर ही लोगे, प्लेटी हेलमेंथिस और एक है ये एस्केलमेंथिस। ये वर्म्स हैं, कीड़े आते हैं इनमें, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म। अब आप ये लगा लो, इसके बाद वाले जितने भी फाइलम है इनमें तो क्या है? ऑर्गन्स। इसके बाद वाले सारे फाइलम में क्या मिलता है? ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स, 3 फाइलम आते हैं, उनमें सेलुलर लेवल है या फिर
टिश्यू लेवल है। इजी हो गया लर्न करना। इसमें घुमा के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा, जनरल तो तुम एनसीईआरटी पढ़ ही लोगे, फाइनल में जो हमारे जो खुद के स्कूल के एग्जाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं किसी भी स्कूल के होंगे, उसमें इतना टिपिकल कुछ नहीं होता, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव के लिए कैसे तैयार करना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वो कौन सा फाइलम ऐसा था, कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें पहली बार ऑर्गन्स देखने को मिले। अगर आप इस तरीके से लिख लोगे साथ साथ तो आपको कोई भूलेगा नहीं। कौन से थे वो, प्लेटिहेलमिन्थस, पहली बार इनमें ऑर्गन देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम भी आ गए। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ सेल्स होती हैं, सबसे सिंपल है, ये आपको भूल ही नहीं सकता, शुरुआत में जो पहला पहला है पॉरीफेरा, ठीक है। इसको एक तरीके से लर्न कर लिया। फिर हम ये जो ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं ना, हमें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। जैसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कल भी बताया था, अगर किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, देखो जैसे ये एक ओपनिंग है, यहीं से फूड वो लेता है, यहीं से अनडाइजेस्टेड फूड को पार भी कर देता है, दिस इज द इनकम्प्लीट। लेकिन अगर ऐसा होता कि माउथ अलग है और एनस अलग है, जैसे हमारी बॉडी में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप सबको पता होगा, ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम। क्लोज का मतलब होता है जैसे ये पूरी बॉडी है किसी इंसान की, ठीक है, उसमें आर्टरीज, वेन्स, जगह जगह नसें हैं। अब हम आप देखा होगा वेन ढूंढते हैं, वेन में इंजेक्शन लगाते हैं, हमारे में हमारी बॉडी में जैसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं ना, नसें हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं हमारी बॉडी में। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे जो हाथों में, बाजुओं में जो ऊपर ऊपर दिखाई देती हैं, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन सी, जहाँ पे आपके इंजेक्शंस लगते हैं, ड्रिप लगती हैं, वो वेन्स होती हैं। और आर्टरीज जो होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। हम घरों में बहुत बार यूज करते हैं, नर्व्स में इंजेक्शन लगा है, प्लीज बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट ये वर्ड आप यूज नहीं करोगे। नर्व्स होती हैं ब्रेन के अंदर। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है, तुम एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। कभी भी नर्व वर्ड यूज नहीं करोगे ब्लड के लिए, ये सिर्फ ब्रेन में होती हैं। आपके जो बॉडी में बाकी पार्ट्स में, अदर बॉडी पार्ट्स में जो खून दौड़ता है वो किसमें है, वेन में और आर्टरीज में। अब आपको कैसे पता लगेगा आर्टरीज कौन सी है, वेन कौन सी है। आपके हाथों में, पैरों में, टांगों में देखना, हमें ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही होती है, किसी की बॉडी में ज्यादा दिखाई देती है, किसी में कम, वो वेन्स होती हैं। कहते हैं जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, सुपरफिशियल का मतलब है ऊपर ऊपर होती हैं बॉडी में, तो वो दिखाई देती हैं। आपने इंजेक्शंस पढ़े होंगे, आईवी लगाना है या आईएम लगाना है। कई इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो कहीं भी लगा दो, पेट में लगा दो, टांग पे लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, उनको कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। कुछ होते हैं आईवी इंजेक्शंस, ये होते हैं इंट्रावेनस, ये वेन में ही लगते हैं, नस पकड़ के ही लगाने पड़ते हैं, आप कहीं पे भी इसको लगा नहीं सकते। दीज आर दी आईवी इंजेक्शंस। तो वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर ऊपर होती हैं। आर्टरीज डीप सीटेड होती है, आर्टरीज आपको ऐसे दिखाई नहीं देती बॉडी को कट करके जब तक ना देखा जाए, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये कहता है कि जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन में फ्लो करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये कहता है कि इनकी बॉडी में आर्टरीज वेन्स नहीं होती, डायरेक्टली बॉडी में खून दौड़ रहा होता है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये और हायर में ये होता है। आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि बीच में मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि क्या चीज तुम चाहते हो मैं रिपीट करूं। सेकंड क्या आधार है क्लासिफाई करने का, तुमने पहला समझ लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं। वेन्स, आर्टरीज तुम्हें समझ में आया इसके जरिए, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज, ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें पहली बार ऑर्गन लेवल आया, प्लेटिहेलमिन्थस। उससे पहले सेलो टिश्यू से, और उसके बाद क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की अपनी सिमेट्री भी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई सिमेट्री ही नहीं होती, एसिमेट्रिकल। ऐसा ऐसा अमीबा टाइप कोई ऑर्गेनिज्म है, आप इसको कहीं से भी कट कर दो, आप इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे आप, एसिमेट्रिकल। इरेगुलर होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स विद एनी प्लेन, कहीं से भी काटो भाई ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते। स्पॉन्जेस, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, ठीक है। तो अब आपको पोरिफेरा के बारे में एक और बात पता चल गई कि सबसे सिंपल है, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पंजेस की तरह दिखाई देते हैं और ये इरेगुलर होते हैं। एक आती है बाइलेटरल सिमेट्री, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे इस तरीके की शेप है, सपोज ऐसी होती नहीं है, समझाने के लिए ये एक प्लेन सेंटर से गुजरा। अब आप इतने हिस्से को देखो और इतने हिस्से को देखो, ये मिरर इमेज बन जाते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल, वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, ठीक है, विच पासेस फ्रॉम द सेंटर, कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्लेन सेंटर में से पास होना चाहिए, वो ऑर्गेनिजम्स को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। इनमें कौन कौन से आते हैं, एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, ये सब किस में आते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर। रेडियल में क्या होगा, रेडियल का मतलब होता है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लेन हो, सेंटर से गुजरना चाहिए, ये मेरा सेंटर में नहीं आया, वो कहता है सिर्फ वन प्लेन। अब ये कहते हैं कि चाहे 10 प्लेन गुजार लो पर सेंटर में से होने, प्लेन हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है ये सिर्फ डायरेक्शन है कट करने की। देखो मान लो इस तरीके से, ये प्लेन सेंटर से गुजरा, ये प्लेन सेंटर से गुजरा, कोई भी प्लेन बस सेंटर से गुजरना चाहिए, वो इक्वल हाफ में ही उसको डिवाइड करेगा। आप ये लगा लो, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं इक्वल हाफ बनेंगे, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं इक्वल हाफ बनेंगे, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो भी इक्वल हाफ बनेंगे। तो कहने की बात है कि कोई भी प्लेन बस सेंटर से गुजरना चाहिए, वो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की रेडियल सिमेट्री होती है। एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, इकाइनोडर्म्स एंड इकाइनोडर्म का अडल्ट। ये क्वेश्चन कहीं पे भी लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। आपने इकाइनोडर्मेटा फाइलम पढ़ा ना, हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ये बड़ा खास होता है, इसका जो लार्वा होता है ना, उसकी तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जब वो अडल्ट बन जाता है तो वो किसमें, कौन सी सिमेट्री में बन जाता है, रेडियल में। यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देती हूँ, इससे तो वो रिलेटेड नहीं है। कभी आपने देखा है कि कभी कभी एग से डायरेक्ट एनिमल बाहर आता है, चिड़िया का अंडा, मुर्गी का अंडा, सुना होगा कार्टून्स में, मूवीज में देखा होगा जरूर, घरों के आसपास। कई बार क्या होता है, अंडे से सीधा एनिमल बाहर आता है, और कई बार क्या होता है, एग पहले हैच होगा, जैसे इंसेक्ट्स में होता है, उससे क्या बनेगा, लार्वा। बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से फिर अडल्ट बनता है। मतलब एग से लार्वा बाहर आता है, ऑर्गेनिज्म बाहर नहीं आता, बाद में वो जाके अडल्ट बनता है। कई बार एग से सीधा अडल्ट एनिमल बाहर आ जाता है। ये क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? उसका रीजन क्या है, कई बार जो एग होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, एग में योक होता है, सबको पता होगा। कई बार एग में इतना योक होता है, ये 12th का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जनरल नॉलेज का भी बड़ा जरूरी क्वेश्चन है ये। कई बार एग में इतना ज्यादा योक होता है कि वो पूरे एनिमल की डेवलपमेंट अंदर ही करवा सकता है, उतना न्यूट्रिशन उसको दे सकता है कि पूरा का पूरा एनिमल अंदर बन जाए, सीधा एग टूटेगा और उसमें से ऑर्गेनिज्म सीधा बाहर आ जाएगा। लेकिन कई एग्स ऐसे होते हैं, टाइनी एग्स होते हैं, इनमें जो यॉक होता है वो लेस होता है, इतना लेस होता है कि वो अडल्ट का पालन पोषण नहीं कर सकता, सिर्फ एक लार्वा जितना छोटा सा ऑर्गेनिज्म ही पाल सकता है, उसके बाद उसको फूटना पड़ता है और एग से लार्वा बाहर आ जाता है। लार्वा फिर प्यूपा, बाहर से खाना खा के प्यूपा बनेगा, प्यूपा बाहर से ही खाना खा के अडल्ट बन जाएगा। तो ये डिफरेंस है। कई बार एग्स जो होते हैं सेल्फ सफिशिएंट एग्स होते हैं, ठीक है, कई बार वो सेल्फ सफिशिएंट एग्स नहीं होते, उसमें पूरा ऑर्गेनिज्म पूरा अंदर डेवलप नहीं हो सकता, तो लार्वल फॉर्म में बाहर आ जाता है, जैसे बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, और ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कर रहे थे कि सिमेट्री के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। अब यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया है सीधा, आपको सीधा यहाँ से याद रख लेना है। स्पॉन्जिस एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं है भाई, कैसे मर्जी काट लो, इक्वल हाफ हो ही नहीं सकते। रेडियल में 3 आते हैं, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा और इकाइनोडर्म का अडल्ट, लार्वा नहीं। बाकी जो बच गए, आपको 11 फाइलम याद है, आपने ये 4 पता कर लिए, बाकी जो सारे बच गए वो कौन से होंगे, वो बाइलेटरल होंगे, अंडरस्टूड है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द जर्म्स लेयर, जर्म लेयर, जर्म का मतलब होता है जीन से रिलेटेड होता है ये। आपको पता होगा क्या, हमारा जन्म कैसा होता है, मेल गैमीट होते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है एग, इनका फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है, छोटा सा बेबी बनता है, इन्फेंट बोल सकते हो जिसको, न्यूबॉर्न, धीरे धीरे अंग बनते हैं। तो जर्म लेयर्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय जर्म लेयर, germ layer, arrangement of the cells in the embryo is known as the germ layer। जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो ये अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन्स बनाती है, समझ रहे हो। आपने 3 लेयर के नाम पढ़ने हैं, एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर, डर्म मतलब लेयर, फिर आती है एंडोडर्म, ये सबसे अंदर की लेयर,
एक आती है मीजोडर्म, ये इनके बीच की लेयर, मतलब आप ऐसे मान के चलो ये एक्टोडर्म है, फिर ये मीजोडर्म है, और फिर ये एंडोडर्म है, समझे? दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मीजोडर्म, दिस इज एंडोडर्म. ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि जर्म लेयर्स के बेसिस पे भी कैसे डिवाइड करोगे. एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, दिस इज नोन एज द जर्म लेयर. जब आप एमबीबीएस करते हो तो फर्स्ट ईयर के भी फर्स्ट हाफ में ये सब बेसिक तुम्हें एक बार कराया जाता है. जहां तुम ये एक एक टॉपिक के एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वहां एक एक पेज में तुम्हें फटाफट रिपीट कराया जाता है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर तुम्हें फिर ये सारी बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर पहले समझा होगा तो ही जाके आगे समझ में आएगा. जर्म लेयर्स का मतलब है एम्ब्रियोज में, एम्ब्रियो के अंदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, वहां कोई नहीं बताएगा व्हाट यू मीन बाय जर्म लेयर, वो अंडरस्टूड है कि तुम्हें पता ही होगा. ठीक है, एम्ब्रियो से जब ऑर्गेनिज्म बनता है तो जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं. अब अगर मैं कहती हूँ कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो ही जर्म लेयर पाई जाती हैं, जिसके एम्ब्रियो में जर्म लेयर होती दो है, उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो मतलब दो, एक्टोडर्म एंडोडर्म. भैया इनमें मेसोडर्म है ही नहीं. है इंटरेस्टिंग की बात कि 3 जर्म लेयर टोटल होनी चाहिए, बट इसमें क्या है, एक्टो और एंडो, मेसोडर्म इसमें है ही नहीं. ठीक है, इसमें क्या होता है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है. मीजोग्लिया का मतलब है, मीजोग्लिया, एक ग्लिया मतलब ग्लू. ये देखो ये दिख रहा है, ये बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म, दिस वन. अंदर वाली क्या है, एंडोडर्म. और ये वाला जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द मीजोग्लिया. एक ग्लू होती है जो इन दोनों लेयर्स को जोड़ के रखती है, इसमें मीजोडर्म एब्सेंट होती ही नहीं. अब एक्टोडर्म एंडोडर्म का काम क्या है, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर, ये किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से. ठीक है, और एंडोडर्म क्या बनाती है, जो हमारी, सॉरी ये एंडोडर्म बनाती है. एक्टोडर्म क्या बनाती है, हमारी जो स्किन की लेयर होती है, एपिडर्मिस, मेमोरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड होती है फीमेल में, वो हेयर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अलावा जो ऑर्गन्स बच गए वो ये बनाएगी. देखो अपने अपनी बॉडी का एग्जांपल लेके चलते हैं, बाकियों का छोड़ो. अगर हम अपनी बात भी करते हैं तो क्या होता है, स्पर्म और एग, इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट. जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो. फिर माँ के गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर 9 महीने तक पूरी डेवलपमेंट होती है. 9 महीने को 3-3 महीनों के पीरियड में डिवाइड करते हैं हम. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, और फिर तीसरे 3 महीने. ये जो पहले 3 महीने होते हैं ना प्रेगनेंसी के, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है. ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है एक बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं. तीसरे महीने में जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें पता चल जाता है कि उसके सारे अंग बने हैं या नहीं बने. ये वही कह रहे हैं कि एम्ब्रियो के अंदर जर्म लेयर्स होती हैं, ये जर्म लेयर सारे अंगों को बनाती है. ठीक है, तो एक्टोडर्म कौन सा अंग बनाती है, एंडोडर्म कौन सा अंग बनाती है, सिंपल. कुछ ऑर्गेनिज्म है ऐसे जिनमें है ही सिर्फ 2 लेयर्स. इसके एग्जांपल क्या है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा. ठीक है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, पहले 3 फाइलम में, राइट, इनमें 2 जर्म लेयर्स है, तीसरी इनमें नहीं है. फिर आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. आप इसका बुक में डायग्राम अच्छे से देख लेना. ट्रिप्लो एज ए नेम इंडिकेट, भाई इनमें तीनों की तीनों जर्म लेयर्स होंगी. इनमें एक्टो भी है, इनमें मीजोडर्म भी है, इनमें एंडोडर्म भी है. दिख रही है, बाहर वाली एक्टो, बीच वाली मीजो, फिर अंदर वाली क्या है, एंडोडर्म. ये खाली जो स्पेस है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इंडिकेट कर रहा है, इसको लेयर मत मान लेना. बाहर वाली ये एक्टो, फिर अंदर वाली मीजो, फिर इसके बाहर वाली एंडोडर्म. ठीक है, अब यहाँ फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. प्लेटीहेलमिन्थेस वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जिनमें पहली बार 3 जर्म लेयर्स देखने को मिली थी. और रिलेट करो, मैंने पहले क्या बताया, इनमें पहली बार ऑर्गन देखने को मिले थे. देखो ना, पहले 3 फाइलम, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तीनों में 2 जर्म लेयर्स थी. टीनोफोरा के बाद क्या आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस. तो फिर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनमें पहली बार तीनों जर्म लेयर्स आई थी. दीज आर दी प्लेटीहेलमिन्थेस. तो आपको पता है एक्टो से क्या क्या बनता है, एंडो से क्या क्या बनता है, ये आपको याद रहना चाहिए. मीजो से क्या बनता है, ब्लड, लिम्फ, स्केलेटल, जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना आपके सारे, वो किससे बनते हैं, मीजोडर्म से. क्लियर हो गया यहाँ तक. इस आधार पे उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया. अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि एक किंगडम को 11 फाइलम में इन्होंने डिवाइड कैसे किया होगा.
फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज द सिलोम। सिलोम की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, मान लो ये बॉडी है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी बॉडी की वॉल, कहते हैं बॉडी की वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बीच का जो स्पेस होता है, दिस स्पेस इज नोन एज दिस सिलोम। सिलोम का साधारण भाषा में मतलब है कैविटी और स्पेस, ठीक है। और दिस शुड बी, इसकी करेक्ट डेफिनेशन ये है, इट शुड बी लाइंड बाय द मेसोडर्म। इसके बाहर मेसोडर्म की कवरिंग होनी चाहिए, लेयर होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, प्लीज मुझे रिप्लाई करो। कैन यू सी द स्क्रीन? तो एक रिप्लाई कर दो फटाफट बेटा। तो मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिलोम, तो इसमें तीन ऑर्गेनिजम्स हैं, तीन में डिवाइड होते हैं ये। एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा है, इसको अच्छे से समझो। एनसीईआरटी के डायग्राम ये एसिलोमेट्स, दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जिनमें सिलोम होती ही नहीं है, मींस बॉडी कैविटी है ही नहीं। कैन यू इमेजिन कि बॉडी कैविटी है ही नहीं। अब ये डायग्राम को देखो ध्यान से, ये दिख रही है बाहर की लेयर, दिस पर्पल वन, दिस इज दी एक्टोडर्म। ये लाल लाल रंग की दिख रही है, दिस इज द मेसोडर्म। फिर ये अंदर नीले रंग की छोटी सी लेयर दिख रही है, दिस इज द एंडोडर्म। ये जो व्हाइट स्पेस है ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई इसमें कैविटी है ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के सिलोमेट्स, एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस। फिर आते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडो वर्ड्स बायो में, साइंस में जहां भी आ जाता है, इसका मतलब होता है फॉल्स, झूठा। तो सिलोम है लेकिन झूठी है, सच वाली नहीं है। ट्रू सिलोम कौन सी होती है? ट्रू सिलोम वो सिलोम होती है जिसके बाहर मेसोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन घुमा के नीट में कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन में चूज करना होता है। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि सिलोम, ये तो मुझे आता है, फटाफट टिक करने की कोशिश करते हैं। आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिलोम को जब भी आप करोगे तो उसमें एक पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि cavity between body wall and digestive system, इतनी को ऑप्ट कराएंगे फटाफट, जो कि गलत है। इसके आगे की लाइन बहुत जरूरी है, which must be lined by mesoderm। तो आपको बड़ा सोच समझ के उसको पढ़ना है भाई, मेसोडर्म के ऊपर परत उसके ऊपर होनी चाहिए। देखो यही चीज यहाँ दिखाई गई है। स्यूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, एक तो क्लियर ही कर दिया भैया, सिलोम है ही नहीं, बात ही खत्म। एक कह रहे हैं कि बीच की बात कर रहे हैं, सिलोम है और नहीं भी है, फॉल्स है। मतलब बॉडी कैविटी है लेकिन मेसोडर्म से लाइन नहीं है, वो मेसोडर्म उसमें पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब ये कहाँ से सच्ची वाली सिलोम हुई, ये तो फॉल्स हुई। ये देखो, फिर मैं ये बोल रही हूँ, दिस इज द एक्टोडर्म, ये पिंक पिंक जो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज द मेसोडर्म एंड दिस वन इज एंडोडर्म। ये जो सेंटर में स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। आपके एनसीईआरटी में सेम डायग्राम है, आप चाहो तो लेबल कर लो। ये जो दिख रही है ना, ये व्हाइट व्हाइट, दिस इज द बॉडी कैविटी। तो अब कैविटी तो है, मैं कैसे कह दूं कि एसिलोमेट है, लेकिन सिलोमेट भी नहीं है क्योंकि प्रॉपर कैविटी तो है ही नहीं, इसमें मेसोडर्म ने लाइन कहाँ किया हुआ है, तो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। सिलोमेट्स ये कौन होते हैं जिनमें ट्रू कैविटी है, देखो ये एक्टोडर्म, पिंक वाली, रेड वाली सॉरी, मेसोडर्म,
फिर ये अंदर क्या है, एलिमेंट्री केनाल। और ये देखो ये दो लाल दिखाई दे रही है, एक ये मीजोडर्म दिखाई दे रही है, फिर एक यहाँ पे एक और मीजोडर्म है, जो रेड रेड है ये मीजोडर्म है, अंदर ब्लू ब्लू क्या है, एंडोडर्म। तो कहने की बात है कि ये कैविटी सी दिखाई गई है, कैविटी को ऊपर से भी मीजोडर्म ने कवर किया है, कैविटी को अंदर से भी मीजोडर्म ने कवर किया है। तो भाई ये सिलोमेट है एक्चुअली, जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट। कौन कौन होंगे, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। इसमें कौन आ जाते हैं, एस्केलमेंथिस। समझ में आया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, काम ही खत्म, चलो जी, नहीं है। स्यूडोसिलोमेट जिनमें कैविटी है लेकिन मेसोडर्म की लाइनिंग ही नहीं है उसके ऊपर, तो कैसे कह दो कि ट्रू सिलोम है। सिलोमेट्स कौन होंगे, ये इमेज देख के भी बहुत बार आता है कि इमेज देख के बताओ ये कौन है, ठीक है। तो ये बाहर एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, और ये जो इसको लाइन किया हुआ है मेसोडर्म ने, और अंदर ब्लू ब्लू है एंडोडर्म। कभी भी जिंदगी में एक बात गांठ बांध लो कि डॉक्टर बनना टफ नहीं है, बट डॉक्टर बन वो सकता है जो बहुत अवेयर रहता है। आप जब पूरी बायो पढ़ लोगे, बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, आपके अगर दो सब्जेक्ट भी स्ट्रांग है, क्योंकि मेडिकल वालों को जनरली फिजिक्स में इश्यूज आते हैं, लेकिन कई की फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग होती है, सबका अलग अलग है। अगर आप बायोलॉजी पूरी पढ़ लेते हो, मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बेहद आसान है। जब आप 12th की बायो पढ़ोगे तब तो आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा कि ये तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम क्या है, हम अवेयर नहीं होते, हमें ये नहीं पता कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे, हम सिर्फ रट्टे मारने की कोशिश करते हैं। जहां रट्टा मारना है मैं बता देती हूँ कि ये ट्रिक लर्न कर लो, इससे एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे, बट अब इसमें रट्टा मार ही नहीं सकते हो ना। सिलोम है, सिलोमेट है भी और नहीं भी, स्यूडोसिलोमेट फॉल्स, एसिलोमेट है ही नहीं, ये तीनों उसमें क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये चार बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करा था। किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम्स में डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है ये चार था। पांचवा है सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन जिसकी बॉडी में सेगमेंट्स हो, सेगमेंट समझते हो ना, डिवाइड किया गया होता है, व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। आपने केंचुआ देखा है, अर्थ में बारिश के दिनों में पानी में बहुत आता है, इमेज दिखाऊंगी मैं अभी। उसमें क्या होता है, रिपीटिशन होती है, बॉडी ऐसे डिवाइडेड सी होती है अंदर और बाहर भी, तो ऐसे इनको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स, इनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, बाकियों में सेगमेंटेशन नहीं होती। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ तुम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अर्थवॉर्म में जो सेगमेंटेशन होती है उसको कहते हैं मेटामेरिज्म, सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामियर, ठीक है। नोटोकोड, जो हम जनरली हमारी बोल देते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। एक क्वेश्चन तो यहाँ बनता है कि नोटोकोड को कौन बनाता है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म या एंडोडर्म। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। बॉडी की डॉर्सल साइड समझते हो, हमारी जो पीछे की साइड है जहां हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारी डॉर्सल साइड है। जहां हमारा पेट है, मुंह है, वो कहाँ क्या है, हमारी वेंट्रल। अगर मैं एक फिश की बात करूं, मान लो ये ऐसे एक फिश है, ये ऊपर की साइड इसकी डॉर्सल होगी और अंदर वाली साइड क्या होगी, वेंट्रल। ऐसी हमारी भी पेट वाला हिस्सा क्या होता है, वेंट्रल, रीढ़ की हड्डी वाली जगह क्या होती है, डॉर्सल। तो नोटोकोड बैकबोन बनाती है, ये हमें सपोर्ट देती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें पूरी जिंदगी नोटोकोड मिलती है, जैसे कि हम। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड होती है, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो नोटोकोड होती ही नहीं। तो ऐसे डिवाइड किए गए हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकोड अगर है तो क्या कहोगे, कॉर्डेट। अगर नोटोकोड नहीं है तो क्या कहोगे, नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें जो कॉर्डेट्स आ जाते हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मछलियां हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर, मगरमच्छ टाइप्स, मैमल्स, इनमें हम भी आ जाते हैं। हम सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और कॉर्डेट्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी सारे फाइलम है वो क्या है, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है ना। कॉर्डेट्स इसमें आ जाते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कॉर्डेट को छोड़ के बाकी सारे नॉन कॉर्डेट ही होंगे भाई, उनमें नोटोकोड नहीं होगी, ठीक है। हार ऑर्गेनिजम्स में नोटोकोड रिप्लेस होकर क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारा पीछे वाला जो हिस्सा होता है, गर्दन के नीचे वाला, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिजियोलॉजी में हम ये करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है, लैम्प्रे और स्टर्जन, ये फिश है, इनमें नोटोकोड जो पूरी जिंदगी पाई जाती है। ट्यूनिकेट्स एक ऑर्गेनिज्म है, आप सीधा इसके नाम याद करोगे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। इसमें नोटोकोड सिर्फ लार्वा में होती है, एडल्ट में नहीं होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से
अब मैं एक बार एनिमेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे एक पोर्शन चैप्टर का खत्म होता है कि ऑर्गेनिजम्स को, किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम्स में कैसे डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया। ये कल हम सुन चुके थे। As humans have a complete digestive system that has two openings, a mouth and an anus. You will also find two types of circulatory systems in animals, open and closed. Symmetry is another feature by which animals are classified. They can be asymmetrical, like sponges, or have radial symmetry, like coelenterate, ctenophores, and echinoderms. However, most animals like annelids and arthropods have bilateral symmetry. Cell organization is the next feature used for classification. There are two types of cell organization, diploblastic and triploblastic. Coelenterate have diploblastic organization, where the germinal layers of the cell consist of an external ectoderm and an internal endoderm. From phylum Platyhelminthes to chordates have triploblastic organization, where a third germinal layer, mesoderm, is found between the ectoderm and the endoderm. The fourth important feature by which animals are classified is the nature of coelom. The coelom is the body cavity lined by mesoderm. The presence or absence of this cavity helps classify animals. There are three categories: coelomates, acoelomates, and pseudocoelomates. Coelomates are animals that possess a body cavity, such as annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates, and chordates. Acoelomates are animals in which the body cavity is absent, such as Platyhelminthes. Pseudocoelomates are animals that possess a pseudocoelom, such as Aschelminthes. A pseudocoelom is a body cavity in which the mesoderm is not lined, but rather scattered between the ectoderm and the endoderm. Some animals are also classified on the basis of segmentation. The body of some animals can be divided externally and internally into segments. Sometimes, the segments in animals have serial repetition of some organs, which is seen in earthworms. This phenomenon is known as metamerism. ये जरूर याद रख लेना, मेटामेरिज्म क्या होता है। सीरियल रिपीटिशन होती है कुछ ऑर्गन्स की, मतलब कुछ कुछ देर में वही सेम ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, और ये किसमें है, अर्थवॉर्म्स के अंदर, केंचुए के अंदर। One of the most important features for animal classification is the presence or absence of a notochord. Some animals develop a rod-like structure on the dorsal side during embryonic development, which is known as the notochord. Animals with a notochord are called chordates, while animals without a notochord are called non-chordates. Members of phylum Porifera to echinoderms are non-chordates. We just studied how we can classify animals into different categories on the basis of some fundamental features. Animals belonging from phylum Porifera to phylum Echinodermata are categorized as non-chordates. Non-chordates are animals without a notochord. Let's take a look
look at the important characteristic features of the phylum Porifera to the phylum Aschelminthes. The first phylum under non-chordates is Porifera. इस फाइलम को हम 1 by 1 बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ बताया हुआ है, वैसे मैं आपको ये फिर से कराऊंगी, एक बार ये देख लो स्पॉन्जिस के बारे में। पहला पोर्शन क्या है इस चैप्टर का कि बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, हाउ वुड यू क्लासिफाई किंगडम एनिमेलिया इनटू 11 फाइलम्स। तो वो बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, आपने उसमें क्या क्या पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दो पोर्शंस में चैप्टर डिवाइड किया है, बेसिस ऑफ classification. Classification of what? Basis of classification of kingdom Animalia in 11 phylums. तो उसमें क्या क्या आता है, सेगमेंटेशन, नोटोकोड, ये स्ट्रक्चरल लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री कैसी है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है, जर्म लेयर्स कैसी है। तो इसको पढ़ो, उसके बाद हम 1 by 1 इन 11 फाइलम्स को डिटेल में करेंगे। मैम नोट सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ जी बेटा, अभी कर देती हूँ।